हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस लेट्स क्रैक इट। और पिछले वीडियो में जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि हम जो है ब्लड के क्वेश्चन भी आपके साथ में डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ सेटिंग में प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से हम जो है ब्लड के क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर पाए थे उस वीडियो में, जो इसके जस्ट पहले हमने शेयर किया है आपके साथ में। तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। चलिए फिर अब इस वीडियो में आपको ब्लड के क्वेश्चन मिल जाएंगे और लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ब्लड से आ सकते हैं वो सारे आपको इस जो है वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और साथ में जो हड्डियों से क्वेश्चन आते हैं जैसे कि कौन सी हड्डियां कहाँ पर पाई जाती हैं, तो वो भी हम यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो बोन्स हैं और वो कितने नंबर्स में होती हैं, कहाँ पर पाई जाती हैं, उसको हम यहाँ पर शॉर्टकट में बता देंगे आपको। तो इस वीडियो में आपको ब्लड के बारे में और बोन्स के बारे में आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो वैसे तो फिलहाल ज्यादातर ये पता होगा, आप लोग इसमें तैयारी कर रहे हो, बट फिर भी एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। ओके, चलिए इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कार्ल ओके हाँ जी, कार्ल लैंडस्टीनर। ओके, ये इसके खोज करता है। रक्त समूह की खोज किसने की है? कार्ल लैंडस्टीनर ने। और ये कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार जो पुरस्कार मिला है इसके लिए, ब्लड की खोज के लिए, वो कब मिला है? तो ये 1930 में, यानी कि 1930 में मिला है। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि मनुष्य का रक्त किस प्रकार का ऊतक है। ओके, तो ये है एक तरल संयोजी ऊतक। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, तरल संयोजी ऊतक है। ओके, फिर है फोर्थ क्वेश्चन है कि रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यानी कि जो ब्लड की स्टडी की जाती है उसको क्या बोलते हैं। तो इसको जो टर्म दिया गया है उसे बोलते हैं हिमैटोलॉजी। हिमैटोलॉजी। ओके, फिर पांचवा क्वेश्चन है कि रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी कि जो रक्त का निर्माण होता है उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है। तो उसको बोलते हैं हीमोपोइसिस। इसको हम पहले भी बता चुके हैं, बट यहां पर एक क्वेश्चन के साथ में बताने में अलग ही बात होती है, वो चीज आपको बिल्कुल तैयार हो जाती है, माइंड में रहता है। ठीक है, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस। ओके, चलिए अब है कि मनुष्य के रक्त का रंग लाल किस कारण से होता है। ठीक है, तो यहां पर है किसके कारण से होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन की वजह से जो है मनुष्य के रक्त का रंग लाल होता है। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव रक्त के कितने रक्त समूह होते हैं। तो ये आप सभी को पता है कितने रक्त समूह होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, और उन रक्त समूहों का नाम क्या है? तो उनका नाम है, एक तो ए होता है, बी ग्रुप होता है, ए बी होता है और ओ ग्रुप होता है। ठीक है, तो इस तरीके से 4 ग्रुप होते हैं हमारे, लेकिन टोटल अगर हम बात करें वैसे तो अगर प्लस और माइनस को भी जोड़ लें तब 8 ग्रुप हो जाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से आपके 4 रक्त समूह होते हैं। अब सर्वदाता रक्त समूह कौन है? तो ये आप सभी जानते हो कि ओ ग्रुप है। ठीक है, लेकिन अब मान लीजिए कि इस तरीके से अगर पूछा जा रहा है, जी यहां पर तो फिलहाल ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर ऑप्शन में मान लीजिए कि सिर्फ ओ दिया हुआ है, प्लस और माइनस नहीं दिया है, तब तो आप ओ ग्रुप ही लगाओगे। लेकिन अगर प्लस और माइनस, ओ प्लस भी दिया हुआ है ऑप्शन में और ओ माइनस भी दिया हुआ है, तो वहां पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ओ माइनस, क्योंकि ओ माइनस सभी को दे सकता है, लेकिन जो ओ पॉजिटिव है वो जो है सिर्फ जितने प्लस वाले हैं
उन्हीं को दे सकता है, माइनस वाले को नहीं दे सकता है। ठीक है, यानी कि सारे ग्रुप को दे पाएगा, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, ओ को भी दे सकता है, लेकिन सारे पॉजिटिव वालों को दे सकता है। ठीक है, जो ओ पॉजिटिव है। लेकिन अगर यहाँ पर सबकी बात की जाए तो ओ माइनस जो है वो सर्वदाता है, यानी कि प्लस या माइनस कोई भी हो, हर किसी को दे सकता है ओ माइनस। फिर यहाँ पर है कि सर्वग्राही रक्त समूह, तो सर्वग्राही रक्त समूह ये आपको पता है ए बी होता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर भी अगर ये क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए ए बी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दिया हुआ है, तब फिर आप कंफ्यूज हो सकते हो कि हमने तो ए बी पढ़ा हुआ है, अब यहाँ पर ए बी पॉजिटिव भी दिया है और नेगेटिव भी दिया है, तो अब हम इसमें से कौन सा ऑप्शन लगाएं। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि ए बी जो सर्वग्राही रक्त समूह होता है वो तो होता है आपका ए बी पॉजिटिव। ठीक है, जो ए बी पॉजिटिव होता है वो सर्वग्राही रक्त समूह होता है, यानी कि चाहे पॉजिटिव हो और चाहे निगेटिव हो, वो हर किसी से जो है ब्लड ले सकता है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, सर्वदाता रक्त समूह में ओ ग्रुप तो होता है, लेकिन स्पेशली अगर प्लस माइनस आए तो ओ माइनस, और अगर सर्वग्राही में आए ए बी तो होता ही है, लेकिन ए बी में भी अगर प्लस माइनस में पूछा जाए तो ए बी पॉजिटिव। ओके, अब है रक्त समूह ओ सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। क्यों कहलाता है? ठीक है, इसका रीजन क्या है ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका रीजन ये है कि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है। ओके, कोई एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, इस वजह से ओ सर्वदाता को, यानी रक्त समूह ओ को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में है कोई एंटीजन नहीं होता है, इस वजह से ये सभी को दे सकता है। फिर है रक्त समूह ए बी सर्वग्राही रक्त समूह क्यों कहलाता है? तो इसका रीजन ये है कि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, ये सबसे रक्त ले सकता है। क्यों? क्योंकि कोई भी इसमें एंटीबॉडी नहीं होती, इस वजह से ये सबसे ले सकता है। ओके, तो इसका रीजन भी हमने यहां पर बता दिया है कि इसको क्यों सर्वदाता बोलते हैं और क्यों सर्वग्राही बोलते हैं। फिर है 13 क्वेश्चन, किस रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? देखिए, अब यहाँ पर ये हर तरह मतलब हर टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है कि जिस भी तरीके से क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो आप आंसर कर लो। किस रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो अभी आपने ऊपर ही पढ़ा हुआ है, ओ में। ठीक है, फिर है किस रक्त समूह में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो वो है ए बी में। तो यहीं से आंसर निकल आया। अब यहां पर है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। ओके, तो ये आप सभी जानते हो 7.4, इसको मैंने कराया भी है क्वेश्चन। मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होने के कारण रक्त क्या है, यानी कि अगर पीएच 7.4 है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि क्षारीय है। ओके, एल्कलाइन नेचर, यानी कि जब जो आप ये भी हमने बताया हुआ है कि 0 से लेके 14 तक होता है पीएच। 7 जो होता है बीच में वो न्यूट्रल होता है, अगर 7 से नीचे का है पीएच तो वो एसिडिक होगा, यानी कि अम्लीय होगा। अगर 7 से ऊपर होगा तो फिर जो है वो आपका क्षारीय होगा, यानी कि एल्कलाइन नेचर का होगा। अब यहाँ पर है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है? तो इसका राइट आंसर है आपका रक्त का थक्का बनाने में। ये क्वेश्चन जो है हम करा भी चुके हैं पहले, तो आपका रिपीट भी हो जा रहा है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करता है, तो वो है आपका विटामिन के। ओके, चलिए अब 18 क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? ओके, अभी तो विटामिन की बात हो रही थी कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मुख्य होता है, तो वो विटामिन के हो गया। अब यहाँ पर हो रहा है रक्त का थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है, तो वो है फाइब्रिनोजन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको विटामिन भी पता चल गया और प्रोटीन भी पता चल गया, फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है। फिर है 19 क्वेश्चन कि मानव शरीर के किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है? ओके, तो ये है आपका कौन सा अंग? हमारे आंखों के अंदर जो होती है कॉर्निया, यहां पर रक्त नहीं पाया जाता है। ओके, फिर है रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ओके, शुद्धिकरण की प्रक्रिया यानी कि रक्त जब शुद्ध होता है, प्योरीफाई होता है, तो प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं?
उसको बोलते हैं डायलिसिस, जो कि कब दी जाती है, ये डायलिसिस की जरूरत कब पड़ती है, जब किडनी पूरी तरीके से खराब हो जाती है, यानी कि वो अपना काम नहीं कर पाती प्रॉपर तरीके से, तो उस समय जो है डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, जिसमें कि हमने बताया ही 2 टाइप का होता है, तो उसी तरीके से आपको डायलिसिस की जाती है। ठीक है, तो प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड किससे किया जाता है, डायलिसिस के माध्यम से हो जाता है। ठीक है, फिर है रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो ये है आपका स्फिग्मोमैनोमीटर। ओके, स्फिग्मोमैनोमीटर। अब यहां पर क्वेश्चन है कि किसकी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है। ठीक है, क्योंकि हमारे ब्लड में, भाई हमारे शरीर में ब्लड है, लेकिन किस वजह से ये हमारे शरीर के अंदर जमता नहीं है, क्लॉट नहीं कर पाता है, तो ये है आपका हिपैरिन। हिपैरिन तत्व की वजह से हमारे शरीर में रक्त जमता नहीं है। अब है कि मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है, हमारे शरीर में कितने लीटर रक्त होता है औसतन, एवरेज, तो ये एवरेज होता है 5 से 6 लीटर हमारे शरीर में होता है। फिर है मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितना प्रतिशत होती है, जो रक्त की मात्रा है वो हमारे कुल वजन का कितना प्रतिशत होती है, तो ये होती है आपकी 7%, यानी जितना हमारा वजन है, हमारे वजन का 7% जो है हमारे शरीर में ब्लड होता है। ओके, अब है 25 क्वेश्चन कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है। ठीक है, यानी कि पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाओं में, फीमेल में कितना रक्त होता है, तो यहां पर है आपका आधा लीटर कम होता है, आधा लीटर कम होता है, यानी कि जितना भी पुरुष में ब्लड होगा उससे आधा लीटर कम महिलाओं में पाया जाएगा, क्योंकि यही यहां पर पूछा गया है पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कितना रक्त होता है, तो आधा लीटर पुरुषों से कम होता है। अब है आरबीसी यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं, जिन्हें कि हम लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं, उनका निर्माण कहां होता है। ओके, तो इनका निर्माण कहां होता है, अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में, यानी कि इसका मतलब है अस्थि मज्जा का इंग्लिश में हम कहेंगे, इसे हम कहेंगे बोन मैरो, इंग्लिश में बोलते हैं अस्थि मज्जा को बोन मैरो। तो जो आरबीसी का है उसका निर्माण अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। फिर यहां पर है कि भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहां होता है, यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में आरबीसी का निर्माण कहां होता है, तो ये आपका इसका आंसर होगा कि यकृत और प्लीहा में, यकृत यानी कि लिवर व प्लीहा यानी कि स्प्लीन में। ओके, तो अगर ऐसे पूछा जाए कि आरबीसी का निर्माण कहां होता है तो अस्थि मज्जा आप बताओगे, लेकिन अगर स्पेशली पूछ लिया जाए कि भ्रूण अवस्था में यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में आरबीसी का निर्माण कहां होता है, तो आपका लिवर और स्प्लीन यानी कि यकृत और प्लीहा आ जाएगा। फिर है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। ओके, ये भी हम बता चुके हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो ये बोलते हैं प्लीहा को, जिसे कि हम स्प्लीन बोल रहे हैं। ओके, तो प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि जो सेल्स डैमेज होती हैं, बेकार होती हैं, तो वो यहीं पर प्लीहा में ही होती हैं, यहीं पर। ठीक है, तो इस वजह से इनको आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। यहां पर है आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने की, यहां पर आरबीसी की बात हो रही है। कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या की थी, ब्लड ग्रुप की खोज की थी, रक्त समूह की, लेकिन अब यहां पर हो रहा है कि आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने की है, तो ये की है एंटोनी लुवेन हॉक। ओके, एंटोनी लुवेन हॉक ने की है आरबीसी की खोज। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है, तो ये है ऑक्सीजन का परिवहन। ओके, ऑक्सीजन का परिवहन, इसका मतलब है कि हमारे शरीर में, हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम
ऑक्सीजन ले जाने का काम कौन करता है? तो वो करता है आरबीसी, आपका रेड ब्लड सेल। फिर है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो ये होता है 120 डेज का, यानी कि 120 दिन का है। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, तो ये भी हम बता चुके हैं आपको। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। ओके, इसका वैज्ञानिक नाम है एरिथ्रोसाइट। ओके, अब यहां पर है आरबीसी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये आप सभी जानते हो, क्या होता है? अनीमिया हो जाता है आरबीसी की कमी से, यानी कि खून की कमी से एनीमिया हो जाता है, या फिर इसको रक्त अल्पता भी बोलते हैं, आरक्तता भी बोलते हैं। अब यहाँ पर 34 क्वेश्चन है कि आरबीसी की संख्या को किस यंत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है? यानी कि कितने नंबर्स ऑफ आरबीसी हैं उसको किस यंत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है, पता लगाया जाता है? तो वो यंत्र का नाम है हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर। अब देखिए इसके पहले हमने पढ़ा था कि ब्लड प्रेशर को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? स्फिग्मोमैनोमीटर होता है। ठीक है, लेकिन अब यहां पर है आरबीसी की संख्या को किस यंत्र के द्वारा, आरबीसी की संख्या की बात हो रही है, तो वो है हीमोसाइटोमीटर के द्वारा। कितनी आरबीसी आपके शरीर में है तो इससे पता चल जाएगा। फिर है रक्त से जब आरबीसी को निकाल दिया जाता है तो शेष भाग जो बचता है वो क्या कहलाता है? ओके, तो जो शेष भाग बचता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं प्लाज्मा। ओके, यानी कि रक्त में आपके आरबीसी सेल्स भी होते हैं और प्लाज्मा भी होते हैं। तो जब आरबीसी को निकाल दिया जाता है तो जो शेष भाग बच रहा है उसको प्लाज्मा कहते हैं। ओके, फिर है मानव रक्त में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका कौन सी है? सबसे अधिक नंबर में जो पाई जा रही हैं सेल्स वो कौन सी हैं? तो वो है आपकी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली आरबीसी। ओके, आरबीसी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। और मानव रक्त की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? छोटी कोशिका है आपकी आरबीसी। तो ये भी एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा कि सबसे छोटी कोशिका मानव रक्त की, ब्लड में सबसे छोटी कोशिका भी है आरबीसी, लेकिन छोटी तो है, लेकिन ये रक्त में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, यानी कि आरबीसी छोटी तो होती है लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। ओके, तो ये तो हो गई अभी तक आरबीसी की बात। अब देख लेते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। ठीक है, इसे व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं। अब डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहां पर होता है? तो इसका निर्माण होता है कहां पर? अस्थि मज्जा में। इसका भी निर्माण कहां हो रहा है? अस्थि मज्जा, यानी कि बोन मैरो में। ओके, अब यहां पर है डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आरबीसी का वैज्ञानिक नाम था एरिथ्रोसाइट और इसका नाम है वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट। ओके, ल्यूकोसाइट। अब यहां पर पूछा गया कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का तो हमने पढ़ लिया कि आरबीसी का कितना होता है, 120 डेज होता है। लेकिन अब यहां पर है कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो डब्ल्यूबीसी की जो लाइफ साइकिल है, देखिए उसको अगर आप सर्च करोगे तो आपको अलग अलग जगह अलग अलग चीजें मिलेंगी, लेकिन एक एवरेज जो होता है इसका 5 से लेकर के 21 दिन का होता है। ठीक है, यानी कि मिनिमम 5 हो सकता है और मैक्सिमम 21। तो अगर एवरेज पूछा जाए तो 21 दिन, और अगर ऐसे पूछा जा रहा है, ठीक है, अगर ऑप्शन में मान लीजिए मिनिमम तो 5 दिन भी हो सकता है और मैक्सिमम 21 दिन भी हो सकता है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल, जबकि आरबीसी का 120 डेज होता है। अब यहाँ पर है मानव रक्त में सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका कौन सी है? सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी। सबसे अधिक मात्रा में आरबीसी पाई जा रही थी, लेकिन सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका है वो डब्ल्यूबीसी है।
मानव रक्त की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी कोशिका है WBC। ठीक है, RBC सबसे छोटी कोशिका थी लेकिन अधिक मात्रा में पाई जा रही थी। WBC सबसे बड़ी कोशिका है लेकिन कम मात्रा में पाई जाती है। अब यहाँ पर रक्त में RBC और WBC का अनुपात कितना होता है, यानी कि इनका जो प्रोपोर्शन है वो कितना है? तो वो होता है 600:1, यानी कि 600 अगर RBC है तो 1 WBC होगा। इस अनुपात में ये पाए जाते हैं 600:1। RH तत्व यानी कि जो RH फैक्टर है वो किससे संबंधित है? ओके, तो ये आपका संबंधित है किससे? रक्त से। इसके बारे में हमने बताया था आपको। RH फैक्टर रेसस जो बंदर है उसी के नाम से RH ले लिया गया है और ये एक प्रोटीन होता है। RH रक्त से संबंधित है। RH तत्व की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसकी भी कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, क्योंकि जब इन्होंने ये इस तत्व की खोज की थी RH तत्व की, तभी इन्होंने ब्लड ग्रुप दिया था। ओके, तो इस तरीके से ये आपके 45 क्वेश्चन यहाँ पर हमने ब्लड से यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। ओके, यानी कि जितने लगभग मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकते थे उतना हमने यहाँ पर देख लिया है। ओके, कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर ब्लड की कवर करने की। चलिए अब आते हैं, थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं हड्डियों के बारे में, यानी कि बोन्स के बारे में। तो देख लेते हैं। तो देखिए, बोन्स में जो है हड्डियां, ये तो आप जानते ही हो कि हड्डियां हमारे शरीर का आकार बनाने के लिए काम आती हैं, शरीर को आकार प्रदान करती हैं। एक मिनट। ठीक है, तो यहां पर हम बोन्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हड्डियां, या फिर इसको हम अस्थि भी बोल सकते हैं। बहुत हड्डियां और सा लग रहा है। चलिए, तो बोन्स के बारे में देख लेते हैं। तो जो हड्डियां हैं वो हमारे शरीर को आकार प्रदान करती हैं। अच्छा, अब शरीर की जो हड्डियां हैं वो आपस में मिल करके जहां पर दो हड्डियां मिल रही हैं, एक संधि बना रही हैं, तो क्या होता है कि जहां पर दो हड्डियां मिल रही हैं वो संधि वाले यानी कि जोड़ वाली जगह पर क्या होता है कि अस्थियों के सिरों पर उपास्थि या फिर कार्टिलेज की परत होती है, यानी कि उपास्थि बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में उसको कार्टिलेज बोलते हैं। तो जहां पे दो हड्डियां जो है आपस में संधि कर रही हैं, जुड़ रही हैं, तो जो सिरे हैं हड्डियों के, उनके ऊपर जो परत होती है वो आपके उपास्थि की परत चढ़ी रहती है। ठीक है, और कुछ अस्थियों के बीच में उपास्थि की गद्दी यानी कि डिस्क रहती है, जो कि अस्थियों को आपस में रगड़ ना खाएं और आसानी से गति कर सकें, तो उसमें वो सहायता प्रदान करती हैं। इन्हीं जो कार्टिलेज उपास्थि है, इनकी गद्दियां रहती हैं अस्थियों के बीच में, जिससे कि वो आपस में रगड़ ना खाएं, ठीक है, और साथ और मूव भी आसानी से हो सके। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो सबसे पहले वयस्क में यानी कि एडल्ट में अगर हम बात करें, तो एडल्ट में जो हड्डियां होती हैं वो 206 होती हैं। ओके, फिर बालक में बात करते हैं तो चिल्ड्रन में, बच्चों में 270 होती हैं। लेकिन अगर शिशु में बात करें, शिशु यानी जो इन्फेंट है उसमें 300 हड्डियां होती हैं, यानी कि अलग अलग है। हमारे में यानी कि जो हम एडल्ट हैं तो हमारे में 206 होंगी, बालक है, बच्चा है, तो 270 होंगी, और जो शिशु है, इन्फेंट है, उन शिशु में 300 हड्डियां पाई जाएंगी। ओके, तो ये अलग अलग हो गया। फिर इसके बाद में जो अस्थियां हैं तो उनकी रचना और उनकी आकृति के अनुसार इनको 5 प्रकार की अस्थियों में बांटा गया है। एक तो आपकी लंबी अस्थियां यानी कि लॉन्ग बोन्स। ठीक है, अब ये लॉन्ग बोन्स जो होती है, लंबी अस्थियां होती हैं, ये पाई कहाँ जाती हैं? तो ये जो लंबी बोन्स हैं ये हमारे टांगों में और हमारे बाजू में पाई जाती हैं, यानी कि हमारे पैर में और हमारे हाथ में पाई जाती हैं। अब पैर में जो फीमर है, टीबिया है, फ्यूबिला है, तो देखिए एक तो ये क्वेश्चन आता है कि सबसे लंबी अस्थि कौन सी है। तो जो सबसे लंबी अस्थि है वो है आपकी फीमर।
सबसे लंबी अस्थि वो होती है फीमर, कहते हैं उसको। ओके, और ये भी आ जाता है कि हाथों में जो हड्डियां पाई जाती हैं उनकी कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती हैं, हमारे पैरों में कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती हैं। तो अगर हम पैर की बात करें तो पैर में हमारे एक तो फीमर हो गया जो कि आपके जांघ में पाई जाती है, थाई में, और दूसरी टीबिया, टीबिया और फेबुला। ओके, ये आपके पैर में पाई जाती है, फीमर, टेबिया और फेबुला। और बाजू में, बाहु की अगर हम बात करें, हाथों में आपके, तो उसमें पाई जाती हैं ह्यूमरस और रेडियस और अल्ना। तो एटलीस्ट आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाथ और पैर में जो हड्डियां पाई जाती हैं उनके नाम क्या हैं। पैरों में फीमर, टीबिया और फेबुला, बाजू में यानी कि हमारे हाथों में ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना, ये पाई जाती हैं। तो ये हमारी लंबी अस्थियों के अंदर आ जाती हैं। ओके, फिर इसके बाद में छोटी अस्थियां यानी कि जो शॉर्ट बोन्स होती हैं, जो कि हमारे जो इस प्रकार की अस्थियां हैं वो लंबाई, चौड़ाई और मोटाई में लगभग बराबर रहती हैं। ओके, लेकिन जो इनकी आकृति है वो आपकी इर्रेगुलर होती है। ठीक है, अब क्या है कि जो छोटी अस्थियां हैं वो केवल कलाइयों में पाई जाती हैं। कलाइयों में मणिबंधीय अस्थियां जिन्हें कि कार्पल बोन्स बोलते हैं, और टखनों में हमारे जिन्हें कि गुल्फका अस्थियां यानी कि टार्सल बोन्स बोलते हैं, वो पाई जाती हैं। यानी कि जो छोटी अस्थियां हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, ये तो लंबी अस्थियों के बारे में हो गया। ओके, अब छोटी अस्थियों के बारे में देख लेते हैं। छोटी अस्थियां, छोटी अस्थि जिसमें कि लंबी अस्थि में पैर और हमारा हाथ आ गया। अब छोटी अस्थि में क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा हमारी कलाई में पाई जाती हैं। ठीक है, कलाइयों में। ओके, कलाइयों में पाई जाती हैं और इसका नाम है मणिबंधीय अस्थियां। मणिबंधीय अस्थियां, इंग्लिश में कहते हैं इसको कार्पल बोन्स। ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं, सिर्फ यहाँ पर अस्थियों के नाम बता रहे हैं आपको, कौन सी अस्थि कहाँ पर पाई जाती है और उनके नंबर्स बता रहे हैं। ओके, जितना कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। फिर कलाइयों में पाई जाती हैं और दूसरा टखनों में पाई जाती हैं। हमारे कलाइयों में और टखनों में। टखनों में कौन सी पाई जाती है, इन्हें बोलते हैं हिंदी में गुल्फका अस्थियां। गुल्फका अस्थियां, इंग्लिश में इनको कहते हैं टार्सल बोन, टार्सल बोन्स। ओके, तो ये हो गई छोटी अस्थियों के बारे में। कलाइयों में मणिबंधीय और टखनों में गुल्फका यानी कि कार्पल और टार्सल। फिर इसके बाद में आती हैं जो तीसरी हैं लंबी अस्थियां हो गई, 5 प्रकार की मैंने बताया आकृति के अनुसार। लंबी हो गई, छोटी हो गई, अब आती हैं चपटी अस्थियां यानी जिन्हें कि हम फ्लैट बोन्स बोलते हैं। अब जो चपटी अस्थियां होती हैं वास्तव में ये पतली होती हैं और कुछ मुड़ी हुई सी होती हैं, कर्व शेप में होती हैं। ठीक है, और ये अस्थियां कहाँ पाई जाती हैं, रिब्स में, जो हमारी अस्कंधास्थियां हैं, अस्कंध स्कैपुली में। ठीक है, और हमारे स्टर्नम यानी कि हमारे वक्ष में, चेस्ट जो है हमारा, वहां पर ये पाई जाती हैं। और कपाल यानी कि हमारी जो खोपड़ी है वहां पर ये पाई जाती हैं। ठीक है, जो तीसरी है वो है, ये दूसरा था। ओके, और तीसरी जो है वो है चपटी अस्थियां। चपटी अस्थि। ओके, ये कहाँ पाई जाती हैं, तो चपटी अस्थियों में आपकी हैं, ये आपकी पाई जाती हैं रिब्स में, इंग्लिश में इसे बोलते हैं परशुका। रिब्स में पाई जाती हैं। और अस्कंधास्थियां
इंग्लिश में इन्हें कहते हैं स्कैपुली। ओके, और वक्षोस्थि यानी कि वक्ष में, चेस्ट में, इंग्लिश में कहेंगे इसको स्टर्नम। ओके, और इसके अलावा हमारे कपाल में यानी कि हमारी खोपड़ी में चपटी अस्थियां पाई जाती हैं। ओके, और जो इस प्रकार की अस्थियां होती हैं उनमें जो सघन अस्थि होती है, सघन अस्थि ऊतक की दो पतली प्लेटों के बीच में ही अस्पंजी अस्थि ऊतक होता है जिसमें कि लाल अस्थि मज्जा रहती है। चलिए उसके अभी आगे हम देख लेंगे। ठीक है, ये हो गई चपटी अस्थियां, तीसरी हो गई। फिर जो चौथी है वो है आपकी इर्रेगुलर बोन्स यानी कि असमानकृत अस्थियां, जिनका कि कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है, जैसे कि हमारी वर्टेब्रा कशेरुका में पाई जाती हैं। कशेरुका में हमारे चेहरे में कुछ अस्थियां पाई जाती हैं ऐसी। हमारे कूल्हे यानी कि हिप बोन्स चौथी है हमारी असमाकृति, असमाकृत या फिर हम कहेंगे इर्रेगुलर बोन्स। ओके, तो ये कहां पाई जाती हैं आपकी असमाकृति? ये पाई जाती हैं आपकी कहां कहां पर, इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता क्योंकि इर्रेगुलर है। कशेरुका में, कशेरुका, इंग्लिश में हम कहेंगे इसको वर्टेब्रा, वर्टेब्रल में, और हमारे चेहरे में कुछ अस्थियां होती हैं ऐसी असमाकृति वाली, और कूल्हे में यानी कि हिप बोन्स। ओके, तो ये होती हैं और ये अस्पंजी अस्थि की बनी होती हैं और सघन अस्थि की पतली तह के द्वारा ये ढकी रहती हैं। फिर जो पांचवा है वो है कंडरास्थियां, जिसे कि सिसेमॉइड बोन्स कहते हैं। ओके, पांचवी, चार तो हो गई और पांचवी है तो ये भी देख लेते हैं। पांचवी है कंडरास्थियां, कंडरास्थियां, जिसे हम कहेंगे सिसेमॉइड बोन्स। ओके, अब ये कहां पाई जाती हैं? चलिए ये भी फटाफट देख लेते हैं। कंडरास्थियां यानी कि सिसेमॉइड बोन्स कहां पाई जाती हैं? ये तिल के आकार की अस्थियां होती हैं। कैसी होती हैं? तिल के आकार की। तिल आप जानते हो ना, तो उसी तिल के जो लड्डू बनते हैं तो वही तिल के आकार की अस्थियां होती हैं। क्योंकि ये क्या होती, ये तिल के जैसी होती। तिल को इंग्लिश में कहते हैं सीसमी सीड। तिल को क्या बोलते हैं? सीसमी सीड। तो उन्हीं के नाम पर बना हुआ है सिसेमॉइड बोन्स, क्योंकि ये तिल के आकार की होती हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिसमे सीड बोलते हैं, और इसी के नाम पर इनको कहा गया है सिसेमॉइड बोन्स। ओके, तो इस तरह की जो छोटी अस्थियां हैं कुछ विशेष कंडरा, कंडरा का मतलब टेंडन्स में विकसित होती हैं। ओके, जो किसी जोड़ के निकट पाई जाती हैं। जो टेंडन्स होते हैं वो किसी जोड़ के निकट पाई जाती हैं, जैसे कि आपकी घुटने की जो पटेला है और कलाई की पिसिफॉर्म अस्थि है। तो कहां ये पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं आपकी घुटने की पटेला, ये कंडरास्थि है। इंग्लिश में कहेंगे इसको पटेला और नी कैप, पटेला और नी कैप, घुटने की पटेला, और दूसरा है कलाई की पिसिफॉर्म अस्थि। ओके, तो ये हो गया आपकी पांचवी यानी कि कंडरास्थियां। ये कहां पाई? तो घुटने की पटेला और जो कलाई की पिसिफॉर्म अस्थि है वो आपकी सिसेमॉइड बोन्स है। और ये जो है कहां पर? कंडरा में विकसित होती हैं यानी कि टेंडन्स में विकसित होती हैं और किसी जोड़ के निकट पाई जाती हैं। तो घुटना हमारा जोड़ वाला स्थान है, कलाई भी हमारा जोड़ वाला स्थान है। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं अस्थियों के संगठन की। तो ये तो हो गया अस्थियों के आकार के बारे में, 5 टाइप की अस्थियां आपकी हो गई। फिर अब बात करेंगे हम
अस्थियों का संगठन देख लेते हैं फटाफट। ओके, अब देखिए अस्थियों के संगठन में क्या है कि जो एक विकसित अस्थि या फिर हड्डी में लगभग 25% तरल, इसमें 25% तरल और 75% जो है ठोस पदार्थ होते हैं। ठीक है, हमारी हड्डियों में जो एक विकसित अस्थि है उसमें 25% तरल पदार्थ होते हैं और 75% ठोस पदार्थ होते हैं। अब ये जो ठोस पदार्थ हैं इसमें भी आपके कार्बनिक होते हैं और अकार्बनिक होते हैं। कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ओके, और अकार्बनिक होते हैं। ठीक है, पहले तरल और ठोस हो गए 25% और 75%। अब ठोस पदार्थ में आपके आगे कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो कि अस्थि कोशिकाओं के बीच के स्थान मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। ओके, ठीक है, यानी कि अस्थि कोशिकाओं के बीच में आप कह सकते हो पाए जाते हैं। अब आता है कि ये तो हो गया कार्बनिक और अकार्बनिक के बारे में। अब जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो मुख्य रूप से आपके प्रोटीन्स होते हैं। कार्बनिक पदार्थ मुख्यतः प्रोटीन होते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से प्रोटीन होते हैं और ये होते कितने हैं? ये होते हैं 30%, 30% ये होते हैं, जिसमें कि अब इन 30% जो कार्बनिक पदार्थ हैं उसमें आपके जो प्रोटीन्स हैं वो ओसीन प्रोटीन हो गई, म्यूकोप्रोटीन है जिसे कि ओसियो न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, या फिर केराटिन। तो यानी कि ये प्रोटीन होते हैं इसमें, यानी जो कार्बनिक पदार्थ है उसमें मुख्य रूप से आपके प्रोटीन होते हैं। और इन 30% में कौन कौन सी प्रोटीन है? ओसीन और म्यूकोप्रोटीन और है तीसरी आपकी केराटिन। ओके, केराटिन प्रोटीन, ओसिन प्रोटीन, म्यूकोप्रोटीन, ये आपकी हड्डी में पाई जाती है और कार्बनिक पदार्थ है ये। अब जो अकार्बनिक पदार्थ है ये 30% होता है। ठीक है, अब 75 से 30% निकल गया तो ये बचा कितना? 45%, यानी कि जो अकार्बनिक पदार्थ है वो कितना होता है? 45% होता है। ओके, अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं अकार्बनिक में? इसमें होती हैं कैल्शियम, इसमें कैल्शियम होता है और फॉस्फोरस, ये आपके अकार्बनिक में कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, ओके, ये मुख्य तत्व है। इसमें 45% अकार्बनिक पदार्थ में मुख्य तत्व आपका कैल्शियम, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम होता है। और इसके अलावा जो है ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसके अलावा अल्प मात्रा में, ठीक है, अल्प मात्रा में, अल्प मात्रा में क्या पाया जाता है? एक मिनट, अल्प मात्रा यानी कि कम मात्रा में पोटेशियम और पोटेशियम हो गया, सोडियम और क्लोरीन। ओके, ये अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा आयरन, फ्लोरीन, लिथियम, स्ट्रोसियम, ये बहुत ही कम मात्रा में, यानी कि ट्रेस अमाउंट में इसके ट्रेसेस पाए जाते हैं, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में ये भी रहते हैं। फ्लोरीन, आयरन, लिथियम और स्ट्रोसियम भी रहता है इसमें। ओके, तो ये आप देख सकते हो कि आपका अस्थि में 25%
लिक्विड पार्ट है, 75% सॉलिड पार्ट है और 75% में कार्बनिक और अकार्बनिक है। ठीक है, और कार्बनिक में यानी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है। और कार्बनिक और अकार्बनिक में कार्बनिक आपके मुख्य रूप से प्रोटीन होते हैं जो कि 30% होते हैं, जिसमें ओसिन, मीकोप्रोटीन, क्रेटिन आ गया। और इनऑर्गेनिक में 45% ये होता है, जिसमें कि मुख्य रूप से कैल्शियम, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम होता है। और कम मात्रा में, अल्प मात्रा में, इससे कम पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन होता है। और इससे भी कम मात्रा में जो है आयरन, फ्लोरीन, लिथियम और स्ट्रोंसियम पाया जाता है। ठीक है, अब जो ये अकार्बनिक पदार्थ हैं यानी कि कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, ये जितने भी हैं, तो इन्हीं अकार्बनिक पदार्थों की वजह से हमारी हड्डियों में कठोरता होती है और दृढ़ता बनी रहती है। ओके, जबकि जो लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो कार्बनिक पदार्थों की वजह से होती है। ठीक है, तो अकार्बनिक पदार्थ ही हमारी हड्डियों को ठोस बनाते हैं और दृढ़ता प्रदान करते हैं। तो चलिए, ये बात हो गई हमारे अस्थियों के संगठन के बारे में। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं अस्थि मज्जा की। अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो। तो अब बात करते हैं हम अस्थि मज्जा। बोन मैरो। ओके, चलिए, तो अब देखिए अस्थि मज्जा क्या है। ये आपके जो अस्थि, हमारी हड्डियां हैं, उनके बीच बीच में जो रिक्त स्थान है उसमें कोशिका में, वाहिका में, ऊतक यानी कि जो है रहते हैं, कोशिका में, वाहिका में ऊतक रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। और इन सब को अस्थि मज्जा या फिर बोन मैरो कहते हैं। यानी कि हमारी हड्डियों के बीच में, हड्डियों के बीच बीच में जो रिक्त स्थान होते हैं उसमें कोशिका में, वाहिका में ऊतक पाए जाते हैं। और इन सभी को अस्थि मज्जा या फिर बोन मैरो कहते हैं। और ये दो प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी? एक तो है आपकी लाल अस्थि मज्जा, यानी कि आपकी जो बोन मैरो है वो भी दो टाइप की है। लाल अस्थि मज्जा, जिसे कि इंग्लिश में हम कहेंगे रेड बोन मैरो। और दूसरी है आपकी पीली अस्थि मज्जा, यानी कि येलो बोन मैरो। तो दो टाइप की हमारी बोन मैरो हो गई, रेड और येलो। ओके, अब जो रेड बोन मैरो है उसमें लाल रक्त यानी कि आरबीसी तथा उनमें उपस्थित जो हीमोग्लोबिन है उनका निर्माण होता है। हमारी रेड बोन मैरो में आरबीसी और जो उनमें उपस्थित हीमोग्लोबिन होता है उसका निर्माण होता है। ठीक है, इसमें रेड बोन मैरो में आरबीसी और हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। ओके, अब यह इसीलिए यहां लाल रक्त कोशिकाओं की अधिकता रहती है। यानी कि जो आपकी लाल अस्थि मज्जा में है वहां पर चूंकि आरबीसी और हीमोग्लोबिन का निर्माण हो रहा है, तो इसीलिए यहां पर जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं यानी कि आरबीसी हैं वो अधिक मात्रा में रहते हैं और जिनसे इसे लाल रंग मिलता है। ठीक है, इसी वजह से इसको रेड बोन मैरो कहते हैं, क्योंकि ये रेड कलर का होता है, क्योंकि यहाँ पर आरबीसी है वो रेड कलर का होता है हीमोग्लोबिन के कारण। अब जो पीली अस्थि मज्जा है वो क्या होती है, उसमें वसा तथा रक्त वाहिकाओं के साथ साथ रेटिकुलर ऊतक अधिक मात्रा में रहते हैं, जिससे इसका रंग पीला रहता है। यानी कि पीली अस्थि मज्जा में क्या होता है, पीली अस्थि मज्जा में वसा होती है और रक्त वाहिकाएं होती हैं, रक्तवाहिका होती है, इसके साथ साथ में रेटिकुलर ऊतक होते हैं। ओके, तो ये वसा, रक्तवाहिका और रेटिकुलर ऊतक, इनकी वजह से ये अधिक मात्रा में इसमें पाए जाते हैं, तो इस वजह से इनका रंग पीला होता है, इस वजह से इसको पीली अस्थि मज्जा बोलते हैं। अब इसमें श्वेत रक्त कोशिकाएं भी बनती हैं। ठीक है, जो पीली अस्थि मज्जा है इसमें जो है श्वेत रक्त कोशिकाएं भी बनती हैं।
जो अस्थि मज्जा है इसमें आपकी WBC भी बनती हैं, और जो लाल रक्त कोशिकाओं का विनाश होता है यानी जो डिस्ट्रॉय होती हैं वो रेटिकुलर एंडोथीलियल कोशिकाएं होती हैं। उन्हीं के द्वारा जो आपकी लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि RBC हैं वो डिस्ट्रॉय होती हैं, नष्ट होती हैं। और अस्थि मज्जा में प्लेटलेट्स भी बनते हैं, ठीक। और एंटीबॉडी की अस्थि मज्जा की जो रेटिकुलर एंडोथीलियल कोशिकाओं के द्वारा ही बनती है। एंटीबॉडी की जो अस्थि मज्जा की, एक मिनट, अच्छा इसको छोड़ दीजिए। और इसके अलावा अस्थि मज्जा के द्वारा ही प्लाज्मा का जो प्रोटीन होता है उसका भी निर्माण होता है। यानी कि कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अस्थि मज्जा में क्या क्या चीज है। एक तो आपकी RBC हो गई, ठीक है। RBC के अलावा WBC भी यहीं पर बन रहा है। प्लेटलेट्स भी अस्थि मज्जा में ही बनते हैं। इसके अलावा इसमें प्लाज्मा प्रोटीन भी यहीं पर बनता है। तो इतनी सारी चीजें आपकी अस्थि मज्जा में हैं। प्लेटलेट्स, RBC WBC है ही, प्लेटलेट्स भी है, और इसके साथ साथ में प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि हमारे ब्लड के पार्ट्स हैं सारे। तो ये सब आपके अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में ही बनते हैं। चलिए अब आते हैं अस्थि का विकास की बात कर लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, इनका विकास कैसे होता है और क्या उसको टर्म दिया गया है। अस्थि का विकास, या फिर इसे हम कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ बोन्स। ओके, अब जो अस्थि का निर्माण है उसमें ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट नाम की दो प्रकार की अस्थि कोशिकाएं होती हैं। इसमें एक तो होती हैं ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है, और एक होती हैं ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट। तो जो आपके अस्थि का विकास होता है उसमें दो प्रकार की कोशिकाएं रहती हैं, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है। और ये दोनों ही प्रकार की कोशिकाएं वृद्धि के दौरान सक्रिय रहती हैं। ओके, अब जो ऑस्टियोब्लास्ट से अस्थि का निर्माण होता है तथा ऑस्टियोक्लास्ट से अस्थि का शोषण करती हैं, ठीक है, जिससे अस्थि का रूप एवं अनुपात बना रहता है। यानी कि जो ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं हैं ये क्या करती हैं, अस्थि का निर्माण होता है इनसे ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं से मिल करके, यानी कि ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं जो होती हैं वो अस्थि का निर्माण करती हैं, जबकि जो ऑस्टियोक्लास्ट कोशिकाएं हैं ये क्या करती हैं, ये अस्थि का शोषण करती हैं, अस्थि का शोषण करती हैं, जिससे क्या होता है, अस्थि का रूप और अनुपात ये बना रहता है, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है, उसका आकार बना रहना, रूप बना रहना। तो ये अस्थि का शोषण करती है जिससे इनका रूप और अनुपात बना रहता है, और ब्लास्ट कोशिकाएं जो है निर्माण करती हैं। ओके, अब अस्थि के विकास, छोड़िए इसको, और हाँ, अस्थि के विकास की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं ऑसिफिकेशन। अस्थि के विकास की जो प्रोसेस होती है, अस्थि का विकास है ना, इसकी जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है जिसमें अस्थि का निर्माण होता है, जिस प्रोसेस से, उसको कहते हैं ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन, जिसके द्वारा, इस ऑसिफिकेशन के द्वारा मतलब जो अस्थि का निर्माण हो रहा है उस प्रोसेस को बोलते हैं, पूरी प्रोसेस को, जिसमें कि ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट कोशिकाएं भाग ले रही हैं, उसको ऑसिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। ओके, अब अस्थियों के अगर हम काम की बात करें तो आप जानते हो शरीर में गति क्षमता उत्पन्न करती हैं, और पेशियों की सहायता से शरीर को स्वतंत्र गतियों की क्षमता अस्थियां ही देती हैं।
और अस्थियां कैल्शियम, फॉस्फेट और मैग्नीशियम आदि लवणों का संचित भंडार होती हैं, यानी कि यहाँ पर स्टोर रहता है अच्छी मात्रा में, और आवश्यकता पड़ने पर शरीर को इनसे ये लवण प्राप्त होते रहते हैं। और रियलिटी में शरीर का जो 99% कैल्शियम है वो इन्हीं अस्थियों में ही पाया जाता है। ठीक है, यानी कि शरीर का हमारा 99% कैल्शियम अस्थियों में ही पाया जाता है, और साथ ही 86% फॉस्फेट और 54% मैग्नीशियम भी पाया जाता है। यानी कि मुख्य रूप से आपका यही तीन होते हैं, कैल्शियम, फॉस्फेट और मैग्नीशियम, जिनका जो परसेंटेज है 99% आपका कैल्शियम, 86% फॉस्फेट और मैग्नीशियम जो है 54% है। तो ये चीज यहीं पर मैं लिख देती हूँ। कैल्शियम कितना है, ये 99% है। फॉस्फोरस कितना है, 86। फॉस्फोरस या फिर जिसको बोल सकते हैं कि फॉस्फेट के रूप में है, वो आपका है 86%, और मैग्नीशियम है कितना, 54%। ओके, तो ये आपका मुख्य रूप से रहता है। अब अस्थियों की जो मज्जा है, यानी कि जो बोन मैरो है, उसमें रक्त कोशिकाएं यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा प्रोटीन, इन सब का निर्माण यहीं पर होता है बोन मैरो में। और अस्थियां शरीर में होम्योस्टैसिस बनाए रखने में सहायक होती हैं, यानी कि समस्थि बनाने में, होम्योस्टैसिस यानी कि हमारे शरीर का बैलेंस बनाने में जो है अस्थियां सहायता करती हैं। ओके, चलिए, तो फिर ये हो गया हमारा अस्थियों के बारे में। इसके बाद में जो हमें पढ़ना है वो है कंकाल और अस्थिपंजर, यानी कि जो हमारे कंकाल में टोटल 206 अस्थियां हैं अलग अलग टाइप की, तो उसको भी, अब चूंकि 206 अस्थियां हैं, अब उनको पढ़ना बहुत ही टफ काम है, तो इस वजह से उनको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक तो आपका अक्षीय कंकाल और दूसरा उपांगीय कंकाल। अब इसको एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इतना यहाँ पर हम खत्म करते हैं अभी अस्थि के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है ये पढ़ेंगे जो आपकी 206 अस्थियां हैं, अब उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। अब उन जो दो भागों में डिवाइड किया गया है उनमें कौन कौन सी अस्थियां आती हैं, जैसे हमारी खोपड़ी है, उनमें कितनी अस्थियां हैं, हमारे चेहरे में कितनी अस्थियां हैं, हमारे वक्ष में कितनी अस्थियां हैं। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन के साथ में इसको थोड़ा सा अस्थि के बारे में, अब जो 206 अस्थियों को डिवाइड किया गया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो आपको तो इसको लाइक जरूर से जरूर कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको सब्सक्राइब भी करें। ओके, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।